जी, पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बलूम टेक्सोनोमी इन एजुकेशन। बलूम टेक्सोनोमी जो कि बेंजामिन बलूम ने 1853 के अंदर दी थी, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर इसकी जो है वो क्वेश्चन है, काफी सिम्पसन और क्रैथवर ने इफेक्टिव और वो जो दी थी साइकोमोटर डोमेन। अब इसका देखते हैं, कहता है टू असेस स्टूडेंट फिजिकल एबिलिटी, कि स्टूडेंट की फिजिकल एबिलिटी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में देखते हैं। अब फिजिकल एबिलिटी हम उसकी साइकोमोटर डोमेन में देखते हैं, लेकिन वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर तो है, लेकिन सिर्फ ब्लूम टैक्सोनॉमी वो नहीं है। टू प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक ब्लूम टैक्सोनॉमी से नहीं है। वो अफेक्टिव डोमेन में शायद आ जाए, लेकिन अफेक्टिव डोमेन सिर्फ इसके अंदर नहीं है। टू कैटेगराइज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, के डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उसके हवाले से हैं। लर्निंग स्टाइल के हवाले से, टीचिंग मेथड के हवाले से तो बात नहीं हो रही, तो आउटकम की होती है। टू क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम इनटू कॉग्निटिव लेवल, कि क्योंकि कॉग्निटिव के साथ पहले उसकी बेंजामिन ब्लूम का ताल्लुक होता है, और फिर वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का पर्पज यही होता है कि लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव को देखना होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कि उसके अंदर हम यही कहते हैं ना कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का पर्पस क्या है, कि हम उसके अंदर एक तो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं, कि हमने एप्लीकेशन लेवल पे इतने होंगे, नॉलेज लेवल पे इतने होंगे, सिंथेसिस लेवल पे इतने होंगे, और फिर देखते हैं उसके मुताबिक आउटकम को देख रहे होते हैं। टीओएस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हमने इसके ऊपर बहस की थी। विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर कौन सी चीज इसमें से नहीं है। इट इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी, ये बिल्कुल ठीक है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पर्पजफुल एक्टिविटी हैं। इट इज प्रोसीडेड इन सोशल इन्वायरमेंट, कि सोशल इन्वायरमेंट सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं तो सोशल इन्वायरमेंट होता है। इट इज अकम्पलिश्ड इन रियल लाइफ, कि ये रियल लाइफ के अंदर इन चीजों को हम कर रहे होते हैं। ठीक है। इट इज टीचर सेंटर एक्टिविटी, ये टीचर सेंटर एक्टिविटी नहीं है, ये स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी है। स्टूडेंट आपस के अंदर मिल के जो है वो कोई काम कर रहे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान, हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। अब जब मैक्रो होती है, मैक्रो होता है जहां हमारे पास जो 35 से 45 मिनट तक जाती है। माइक्रो होता तो वो 5 से 6 मिनट या 6 से 10 मिनट तक कह सकते हैं मैक्सिमम आप, लेकिन ये 35 से 45 मिनट वाली जो बात होती है मैक्रो टीचिंग के अंदर होती है। ठीक है, इसमें क्लास भी 30 से 40 ही होती है, यानी बड़ी क्लास होती है, बड़ा टाइम होता है, और एक लंबे टाइम तक हम जो है ना वो ड्यूरेशन तक हम साथ में चल रहे होते हैं। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फोसाइजेस इज ऑन, जो ब्रिटिश अप्रोच है उसके अंदर हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे पास दो तरह की हैं, एक है हमारे पास यूके वाला और यही, और एक है यूएसए वाला। यूएसए में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, और यूके के अंदर टीचर और कंटेंट, इन दोनों की बात हम कर रहे होते हैं। अमेरिकन अप्रोच इसमें किस पे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। अमेरिकन अप्रोच के अंदर हम ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, और किसमें उसमें क्या बात करते थे हम, जो है वो कंटेंट की प्रेजेंटेशन के हवाले से जो बात हो रही होती थी, वो हम बात करते थे इसके अंदर। टीचर और कंटेंट की बात करते थे हम यूके के अंदर। Which one is not the type of lesson plans on the basis of objective, कौन सा है जो ऑब्जेक्टिव के आधार पे, इसमें लेसन प्लान की टाइप नहीं है। माइक्रो लेसन प्लान, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। अब कॉग्निटिव अफेक्टिव हम कह सकते हैं कॉग्निटिव लेवल पे, अफेक्टिव या साइको, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान हमने कभी नहीं तस्करा किया, तो ये चीज नहीं होगी। आप लोग ठीक बता रहे हैं, इसलिए मेरी स्पीड भी फास्ट है और टाइम भी काफी हो चुका हुआ है। इसलिए थोड़ा 50 सवाल हमने करने हैं, तो इसी एक ही फेज के अंदर इसको जो है वो मुकम्मल कर देते हैं। कुछ सवाल नए भी आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से चौकन्ना भी होके बैठे हैं। अच्छा जी, विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। इट विल डेवलप कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट, ये भी है कि जब टीचर्स जो है वो ऑर्डर्स के साथ यानी लेसन प्लानिंग की होगी तो ऑर्डर के साथ उसको डिलीवर कर सकेगा। इट विल डेवलप बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट तो नहीं बनाता लेसन प्लान, तो टीचर का काम होता है। इट सेव हैफाजर्ड टीचिंग, तो ये बताता है हैफाजर्ड टीचिंग, यानी यकदम ही जो ख्याल आया बोल दिया, जल्दी जल्दी इस तरह कर लो वो कर लो, तो उनसे भी हम इससे बच जाते हैं।
अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, एक अच्छा ड्रामा जो होगा उसके अंदर क्या चीज शामिल नहीं होगी, एक अच्छे ड्रामे में क्या चीज शामिल नहीं होगी? इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, लाइव डायलॉग होंगे, वेरी लॉन्ग प्ले। एक अच्छा ड्रामा वो नहीं होता जो चलता रहे, बहुत लंबा हो। ड्रामे अभी देखिए पाकिस्तानी ड्रामे जो आ रहे हैं वो 20-20 30-30 किस्तों पे खत्म हो रहे हैं। तो जितना छोटा ड्रामा होता है, अब जो लोग रिकॉर्डेड ड्रामा देखते हैं, अगर आपको बताया जाए कि इसकी 400 किस्तें हैं तो आपको देखने को दिल नहीं करेगा कि इतना टाइम कौन निकाले। अगर आपको अब देखिए, वो इंडिया वाले हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट ड्रामे निकाल दिए हैं जिसमें वो 3 घंटे में, 4 घंटे, 5 घंटे में वो ड्रामा खत्म हो जाता है, 4-5 किस्तों पे खत्म हो जाता है। तो यानी जितना शॉर्ट होगा उतना लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। लॉन्ग ड्रामा जो है वो नहीं होता इतना ज्यादा इफेक्टिव या इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। हाँ, वो एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, बहरहाल ड्रामा होते हैं हिस्टोरिकल स्टोरी है, वो बड़ी है। उस्मान का देख लें, उस्मान ड्रामा बड़े शौक से देखता हूँ, और मतलब उनके उर्दू डबिंग में ही देखता हूँ, पाकिस्तानी नहीं देखता। मतलब जहाँ पे वो उन्हीं के ही जैसे आज, जैसे आज लगनी है कल सुबह मुझे किस्त मिलेगी, तो जुमेरात वाला दिन मेरे 2 घंटे पक्के होते हैं उसको देखने के। तो अब वो उसका देखिए छठा सीजन चल रहा है अभी, उस्मान वैसे के वैसे, पता नहीं इसके 10 से, और तकल के तो 5 सीजन थे ना, इसके तो कोई 10-15 सीजन लेके जाएंगे। खैर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं ना, मतलब तुर्की ने अपना, जैसे इंडिया ने अपनी मूवीज के ऊपर बहुत काम किया है, दुनिया भर में उसकी मूवीज देखी जाती हैं, और इसी तरह तुर्की के ड्रामे जो है वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। उन्होंने इसके ऊपर काम किया है और प्रॉपर हर चीज को ग्लैमराइज किया है उन्होंने। लेसन भी होता है, बाकी ये सारा ग्लैमर ही होता है ज्यादा। तो यानी जो हिस्ट्री है उससे तो ये हम ये कहें कि इससे इस तरह हिस्ट्री थी, तो शायद 20-30% ऐसा हो। चलें, अच्छी बात है। आप कहीं और मसरूफ रहते होंगे। मैं मजे के बाद बताऊं, जो अर्तगल हमने देखा था ना, तो हमारी नई नई शादी हुई थी, और उसके बाद जो है ना वो हमने सर्दियों की 2 महीने उस साल 2019-20 में, या छुट्टियां हुई थी ज्यादा, 2 महीने तक चली थी। दिसंबर में पूरा था, 17 जनवरी तक कहीं तक चली थी छुट्टियां। हमने ड्रामा देखा था, और आज भी स्मार्ट ड्रामा भी ये बदल, ये एक नशा सा है इसका भाई, स्मार्ट ड्रामा आना और आना देखना। अच्छा, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले? रिक्रिएशन एंड इंजॉयमेंट या डेवलपमेंट। ये तो ऑब्जेक्टिव है कि उससे रिक्रिएशन हमें मिलती है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल डेवलप होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ। तो डू मेक रिहर्स, अब ये ना ये सवाल था उसके अंदर, क्वालिफाई गाइड के अंदर ये लगा हुआ था, डू मेक रिहर्सल, ठीक है। इसके बाद ये सवाल मुझे इतनी ज्यादा समझ कोई नहीं इस सवाल की। इतना पता है इस सवाल का कि ड्रामा जब हम प्ले कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें उस वक्त दिखाना होता है, सारी तैयारी हम पहले कर चुके होते हैं, वहां हम आके रिहर्सल नहीं कर रहे होते कि अभी गलत हो गया फिर दोबारा कर। तो मेरे इस स्टेटमेंट की, डू मेक रिहर्सल्स, इसका मतलब क्या है मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, भाई इतना पता है कि इसका जो है ना वो ड्रामा का जो ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि रिहर्सल नहीं करनी होती हमने जहाँ जब आके प्ले करना है। पता नहीं इसके बैक पे क्या स्टोरी है, रिहर्सल क्या चीज है, क्या लेते हैं, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई। किसी को अगर हो तो ये मुझे जरूर बताइएगा कि रिहर्सल से क्या मुराद लेते हैं, सिवाय इसके कि जो मुझे समझ आता है कि ड्रामे को जब हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं और एक ही दफा ड्रामा परफॉर्म करते हैं, और वहां हम आके बार रिहर्सल नहीं कर रहे होते ऑडियंस के सामने। ड्रामा, अच्छा, डोंट ट्राई इन रियल लाइफ। हाँ, मतलब ये ठीक है कि हमें ये ना ये ड्रामे वाली स्टोरियां जो है ना रियल लाइफ, लेकिन बात ये है कि ड्रामा किसी भी कल्चर की अक्कासी करते होते हैं, और ड्रामा जो है ना वो कोई भी होता, कोई चीज हम देखते हैं ना, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये तो फिर ऐसा होगा डो मेक रियल, कि हम अगर जो है ना वो ड्रामा देख रहे हैं तो कैसे फिर रिहर्सल ना करें, वो चीजें तो आप आएंगी हमारी, भाई इंसान का है, इंसान जो देखता है वो करता है। आजकल की बेगमात शक्की हुई है, ड्रामा वालों ने तो किया हुआ है ये काम। और वही मैं भी यही समझता हूँ कि कोई मिस्टेक्स की एग्जिस्टेंस नहीं है। या सब मेरा पुराना कंसेप्ट यही है। आज वाली जो बात है ना वो थोड़ी है इनकी, गुलरेज साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो भी जानदार बात है, बहरहाल। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ड्रामा आर रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग। तो हिस्ट्री के लिए जो है ड्रामा बेसिकली हिस्ट्री की अक्कासी करता है। अच्छा, मुझे याद आया जो पेपर आज किसी ने शेयर किया था ग्रुप के अंदर, तो किस किस ने वो पेपर देखा है आप में से, और जरा मुझे ये बताइएगा कि उस पेपर को देखने के अंदर जो है ना वो आपका
क्या है आपकी राय, क्या है कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई टॉपिक? जिन्होंने मुझसे बैच 5 पढ़ा है, जाहिर बात उन्होंने थ्योरी पढ़ी है। जो एमसीक्यू कर रहे हैं वो तो अभी चल रहे हैं और चलेंगे 5,000 तक। तो आपको कोई लगता है ऐसा एरिया जिसके ऊपर मैंने कोई बात नहीं की, ताकि वो उन एमसीक्यूज को हाईलाइट करके शेयर कीजिएगा, ताकि उनको हम डिस्कशन में शामिल करें। अदरवाइज मुझे पेपर बहुत आसान लग रहा था, और पेपर होना भी आसान है। जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा ना वो कर लेंगे, क्योंकि ये कोई लेक्चरर का पेपर इतना नहीं है, ये एसएसटी का पेपर फेडरल का आसान ही होता है। अच्छा, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है ना, कल देख के ना, वो जो जिन्हों को हमने बैच 5 और 6 दोनों में टच नहीं किया, उन सवालों को थोड़ा सा अंडरलाइन करके मुझे शेयर कीजिएगा। मेरी बस नजर दोहराई है, मुझे 10-15 सवालों के दरमियान में से तो मुझे लगेगा कि सारे ही मैंने करवाए हुए हैं, ये सारे ही हमने डिस्कस कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में किया हुआ है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमारे पास क्या आता है? एक होता है वो ऑडियो वीडियो और इंटरनेट वगैरह का आता है, ठीक है। कौन सी टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप नहीं है? टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप नहीं है। टीवी के अंदर टेली कॉन्फ्रेंस होता है, दोनों तरफ से गुफ्तगू होना, तो यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। ये सवाल रिपीट इसके अंदर हो सकते हैं, तो वो वाले आप मुझे मैसेज कर दिया करें अलग से। यहाँ ड्यूरिंग क्लास जो है ना, वो मुझे कोई नहीं है, मुझे पता चला बाद में, फिर आप बताते ही कोई नहीं है। विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग? कौन सा जो है वो अकाउंटेबल, जो कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं, मिलजुल के लर्निंग कर रहे होते हैं, तो कौन उसमें अकाउंटेबल है, इंडिविजुअल या ग्रुप? तो ये दोनों हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल कर रहा है चाहे ग्रुप। पूछा जाएगा हाँ भाई तुसी की कीता, इतने जो लगे बैठे हैं, काम कीता कि कोई ना। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू, कोऑपरेटिव लर्निंग किसका अल्टरनेटिव है? कॉम्पिटिटिव मॉडल का, टीचिंग मॉडल का, लेसन प्लान का, या माइक्रो का? तो ये कम्पिटिटिव मैटर, यानी एक तरफा मुकाबला और एक तरफा मिलजुल के करना, तो ये आपस में एक दूसरे के हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है इसमें ग्रुप जो बनाया जाता है, कितने स्टूडेंट होते हैं? मोस्टली ये 3 से 4 स्टूडेंट मोस्टली होते हैं। कहीं 5 से 6 वाली भी बात कर देता है, लेकिन मुफ्तनद बात जो है वो 3 से 4 वाले ही है। माशाल्लाह, आज तो बहुत जीनियस लोग जो है ना वो जवाब दे रहे हैं, बच्चे जीनियस हो गए हैं। थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले लेता हूँ कि इनको जीनियस करने में मेरा किरदार भी है। अच्छा जी, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कोऑपरेटिव जब मिलजुल के काम करना है तो कौन सी? ये सवाल मुझे लगता है ये रिपीट हुआ है, कोई एक दफा भी रिपीट नहीं होता, बार बार आया है, या कहीं नोट्स में पढ़ा है मैंने। तो ये वाला जो है ना, ये सवाल भी मुझे ना मैसेज कीजिएगा, इसको उड़ा देंगे पकड़ के। शुक्रिया जी। उस्तादों की ना थोड़ी बहुत खुशामद करते रहा करें, ये ना उस्तादों को मोटिवेट करती है। कभी कभी बता दिया करें सर तुसी बहुत चंगे हो, सर तुम्हारा जरा ना आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये चीज उस्तादों को बतानी चाहिए। मैं आज एक उस्ताद को बता के आया हूँ, यानी उस उस्ताद के पास खाना की दावत दी हुई थी, तभी लेट हो गया हूँ। तो बहरहाल उनके साथ जो है ना वो सीटिंग हुई, तो ये चीज जो है वो एक बावर करवानी चाहिए उस्तादों को, ताकि उस्ताद जो है ना वो नंबर भी अच्छे दें और उस्ताद पढ़ाएं भी अच्छा, अच्छे बंदे बन के पढ़ाएं। थैंक यू। मैं ना भी हूँ लेकिन उस्तादों को कह देना चाहिए। अब हम उस्ताद हैं तो हमें कोई अगर कहता है तो खुशी भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है। और खैर कोई डिमोटिवेट भी करता है तो फिर कभी कभी ये भी ख्याल आता है, यार क्या निशान लगे पड़े, यानी छੱड दो यार इसको, तुझे क्या जरूरत है इसको करने की। तो सोचता हूँ यार, आज फिर मैं कहता हूँ यार दरम्यान में ये कंसिस्टेंसी से ही बड़ा कुछ होता है। मैं एक कॉलेज की 4 दीवारी तक महदूद हो जाऊंगा अगर मैं जो है इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा। तो मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे इन चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। कभी कभी इंसान बड़ा डिमोटिवेट होता है, बड़ी करप्ट बातें भी सुनने को मिलती हैं। अच्छा ये आगे चलते हैं। द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद, थैंक यू गुलरेज खान साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह 2025 में ये कार लेनी है, और या 2025 के अंदर जो है ना वो पीएचडी में एडमिशन लेना है। दो हैं, यानी कि पीएचडी करेंगे तो ये गाड़ी ले लेंगे। खैर गाड़ी लेना बनती है, 3 बच्चे हैं और ये बहुत तंग करते हैं। इनको जो है मोटरसाइकिल पे लेके जाना निकलना बड़ा मुश्किल होता है। खैर शुक्रिया, आप दुआओं में याद रखते हैं। हाँ पीएचडी जो है ना कर लेनी चाहिए। दोनों काम ही हैं भाई, एक काम इंशाल्लाह 2025 में करेंगे, 2024 तो गुजर ही गया।
अच्छा, नेक्स्ट है द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। बच्चे किन के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं? तो पीयर्स के साथ, जो उनके बेली यार होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी होती जाती है ना, वो वालदैन से उचाट होता जाता है, और जितना छोटा होता है उतनी उसको माँ बाप की याद आती है, तो फिर पेयर्स अपने दोस्त उन्हें अच्छे लगते हैं। पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट्स, जो पीयर कल्चर होता है वो कंस्टिट्यूट करता है किस चीज के ऊपर? सोशलाइजेशन होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होती है, बोथ ए एंड बी होता है। देखें, जो पेयर कल्चर होता है ना, इसके अंदर आप सोशलाइजेशन भी सीख रहे होते हैं। सोशलाइजेशन से मुराद है कि घुलना मिलना, इंडिविजुअलाइजेशन भी सीख रहे होते हैं। यानी मैं देखो, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कॉलेज की बहुत सी एक्टिविटीज भी मिली हुई हैं। और कॉलेज का एक ग्रुप है हमारा, जिसको हमने वैसे नाम दिया हुआ है लंगर शौकीन ग्रुप। हम खाते पीते बहुत हैं, यानी रोजाना होना, अच्छा नाश्ता मंगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस दावतें खानी इस तरह। तो वो जो हमारा ग्रुप है ना, अब वहाँ उनके अंदर मतलब मैं अपने आप को एडजस्ट करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। यानी मेरी अपनी इंडिविजुअल जो जात है ना, वो भी बेहतर हुई है। क्या क्या कैसे खाना है, क्या खाना है, किसको डील करना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। हम इंडिविजुअलाइजेशन भी सीख रहे होते हैं पेयर कल्चर से, तो दोनों आएंगे, ठीक है, दोनों होंगे। सिर्फ सोशलाइजेशन नहीं है, हम पेयर इंडिविजुअलाइजेशन अपनी जात को पहचानते हैं जब हम दुनिया से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब भी। लगता मुझे कोई नहीं है, पर मैं लंगर ग्रुप का हिस्सा हूँ। अच्छा, विच इज नॉट द एडमन। कल भी मैंने अपने जो है वो एडमन स्टाफ जो हमारे कॉलेज के है ना, उनको मैंने नाश्ते की दावत दी हुई है अपनी तरफ से। ताकि ये जो है ना वो एडमन ब्लॉग जो होता है ना, क्लर्क्स वगैरह होते हैं, इनके साथ भी बना के रखने चाहिए, कॉलेज में एग्जिस्ट करना है तो। खैर अच्छे लोग हैं सारे, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि यार हम अपनी दावतें तो करते हैं, तो एक मेरी तरफ से इनको नाश्ते की दावत हो जाए। अच्छा, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। कौन सी टीम टीचिंग का एडवांटेज नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो ठीक बात है कि रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल हो जाता है। बेटर प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग हो जाती है, सारे मिलके कर रहे होते हैं। बेटर यू टीचिंग टेक्निक अच्छी तरह यूज हो जाती है। फाइनेंशियल बेनिफिट टीचर को नहीं होता, वो मेरे को पढ़ा दे, बल्कि उनके पैसे तो कम होने हैं, उनको कोई ज्यादा पैसे कोई नहीं मिलने हैं इसके। द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, वो हाँ, टीम टीचिंग कौन सी है? टीचर फील बोर वाइल वर्किंग अलोन, तो गलत है कि टीम टीचिंग है, ये फायदा तो कोई नहीं है कि उस्ताद जो अकेले होता है तो बोर होता है तभी वो टीम टीचिंग कर रहा है, ये बात तो कोई नहीं। टीचर आर नॉट के टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है तभी टीम टीचिंग कर रहा है, ये बात भी नहीं। द बेस्ट टीचर इन स्कूल आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट। जो टीचर अच्छा होगा ना, टीम टीचर, नुकसान ये है कि बहुत से टीचर जब पढ़ा रहे होंगे, जो टीचर अच्छा होगा तो बच्चे कहेंगे हमने इससे पढ़ना है, सर आप पढ़ाएं, सर आप ये टॉपिक भी सर आप पढ़ाएं, सर आपसे पढ़ने का बहुत मजा आता है, तो फिर ये वाली बातें होंगी। CAI स्टैंड फॉर, CAI कंप्यूटर की टर्म है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जबरदस्त, शुक्रिया। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ हॉल मार्क। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर किस में होती है? सेंसरी में होती है, परी ऑपरेशनल, कंक्रीट में, या फॉर्मल में होती है? कहाँ पे होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? जी, डी में होती है, जहाँ पे बच्चे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे होते हैं। जीन पे आ जाएगी, फोर्थ स्टेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। जी, ये तलहा जो है ना वो मेरे पास बैठा है। ये कहाँ बैठा है? ये बैठा है साइकिल के ऊपर, बैठा है, साथ में आप लोगों का लेक्चर भी सुन रहा है। और इधर जो है ना वो चले जाओ ऊपर, सो जाओ, रात हो गई है। ये क्या है? ये पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये जो है ना, इसने ये बैठा हुआ है कि बाबा जाएगा ऊपर, तो मैंने उसके साथ जाना है सोने के लिए। अच्छा जी। द डिसऑर्डर दैट आर लिंक्ड टू द 23rd क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड। जब 23rd जो है वो, यानी हमारे जो है ना ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम कितने हैं? 23 हैं। और जब वो क्रोमोसोम डिस्टर्ब होंगे तो फिर क्या मसला आएगा हमें? यानी इंसानों के अंदर जो क्रोमोसोम का मसला आएगा, हाफ होते हैं ना, 23 हैं, तो अगर वो उस क्रोमोसोम के अंदर मसला आएगा तो क्या होगा? जी, ये थोड़ा बायोलॉजिकल का सवाल है। तो अगर वो उसके अंदर क्रोमोसोम का मसला आएगा तो क्या मसला बनेगा? वो तो अब नॉर्मेलिटी तो हो गई, उससे इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? उससे इफेक्ट आएगा, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जब क्रोमोसोम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो जैसे होते हैं शी मेल हैं, इसी तरह के कुछ और मसाइल क्रिएट होते हैं जब वो क्रोमोसोम, यानी अगर जैसे होता है, एक फीमेल की तरफ से तो हमेशा एक्स होता है, और मेल की तरफ से एक्स या वाई नहीं जाना होता है।
पर कुछ उसमें से गड़बड़ हो या मेल की तरफ से ना जाए या कुछ इस तरह है, बहरहाल वो उसके बाद जो है ना वो सेक्स डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट होता है। ये मैडम नाजिया जो है ना, अब कुछ स्पेशल एजुकेशन के सवाल आ रहे हैं तो वो बेहतर समझ सकती हैं। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं, वाई लिंक्ड, देखिए वाई का ना ये है ना, अगर वाई नहीं जाएगा तो एक्स तो जाएगा। अब एक्स जाएगा तो बेटी पैदा होगी, ठीक है, और वाई होगा तो बेटा होगा। बस ये मुझे ना इसका आंसर ये मिला है, तो ये वाला जो है ना दूसरा ये स्पेशल एजुकेशन वाले बेशक समझ सकते हैं। तो ये सवाल ये कहाँ, ये आप लोगों के सवाल शेयर किए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये वाला सवाल शामिल किया है, अदरवाइज ये खुद से मैंने नहीं लिया, ये आपके सवाल ये जैसे टाइप होके मुझे मिले हैं तो मैंने वैसे ही उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप लोगों को में से ही मिले हुए हैं। अच्छा, स्टूडेंट विद आर्टिज्म, ये कुछ स्पेशल एजुकेशन के सवाल आ रहे हैं। आर्टिज्म ये थोड़ी टर्म जो है ना कहीं जनरल एजुकेशन में भी आ जाती हैं। A student with autism may have which are the following characteristics of communication? जो बच्चे आर्टिज्म के शिकार होते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सी खसूसियात हो सकती हैं? जी। अच्छा, अटेंशन फोकस्ड ऑन वन टॉपिक ओनली, कि वहां पे बच्चों का एक टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे। यूज ऑफ लिमिटेड गेस्चर टू सप्लीमेंट वर्क, यानी अपनी बात को समझाने के लिए वो जो नहीं कर सकेंगे। लैक ऑफ आई कंटेक्ट, आई कंटेक्ट नहीं करिए, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारा ही है। यानी जो बच्चा ऑटिज्म का शिकार है ना, एक मेरे ख्याल एक खास किस्म की बेचैनी के अंदर होता है बच्चा, और वो किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, बेचैन सा होता है। तो इसी तरह जो है ना वो ऑल ऑफ दीज बेस्ट रहेगा। ठीक है जी। मैडम साहिबा, मैडम नादिया साहिबा, आपने मुझे टोक देना है कि सर आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि मैं अपने, मेरा स्पेशल एजुकेशन फोकस नहीं है, ये तो जस्ट टाइम से कुछ नजर से गुजरे तो थोड़ा देख लिया, ठीक है। Assalamualaikum, sir. Dash is a development disability that significantly affects a student verbal and non-verbal communication, social interaction and educational performance. कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे एक बच्चा अपनी कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं, वर्बल नॉन वर्बल वो भी कम्युनिकेशन खराब होती है, सोशल इंटरेक्शन भी नहीं कर सकता, एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। तो आर्टिज्म होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, स्पीच लैंग्वेज इंपेयरमेंट होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। इसका आंसर भी आर्टिज्म है, कि जो बच्चा आर्टिज्म का शिकार है ना, वो बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटी तो ये है, एक डिसेबिलिटी है, उसका मसला है, और लेकिन ये इसको भी आर्टिज्म के अंदर है कि वो बच्चा जो कम्युनिकेशन नहीं कर सक रहा, वर्बल नॉन वर्बल या गेस्चर नहीं कर रहा, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिज्म वाला बंदा बेचैन होता है। वो किसी को ना उससे के साथ आंखें मिला सकता है, ना उसके साथ बात गुफ्तगू कर सकता है, चलते फिरते गुफ्तगू करना, भाग जाना, अपनी आपस में लगे रहना, तो ये चीजें उसकी नहीं होती, आर्टिज्म का शिकार बच्चा होता है, ठीक है। Which of the following is false regarding the general principle of development? कौन सी जनरल जो डेवलपमेंट है, कौन सा प्रिंसिपल जो है वो फॉल्स है? डेवलपमेंट इज रैपिड एंड ड्रामेटिक, कि जो डेवलपमेंट है ये रैपिड, यानी क्या ड्रामेटिक से मुराद है कि यकदम हो जाना, मतलब ये है कि आप रात को सोए हैं सुबह उठे हैं तो आपके जो है बाजू 1 इंच बड़े हुए पड़े हैं, मतलब आप रात को सोए आंखें नहीं थी, सुबह आंखें निकली पड़ी हैं। तो इससे ये ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती, ड्रामेटिक नहीं होती, यानी रैपिड नहीं होती, यकदम नहीं होता कि यकदम ही कुछ हो गया, ऐसा यकदम कुछ नहीं होता, बल्कि एक जो है वो ग्रेजुअल है, थोड़ी थोड़ी मुसलसल चल रही होती है, आर्डरली होती है। मतलब ये कि अगर ये नहीं है कि कुछ एक महीने मेरे बाजू बढ़ रहे हैं अगले महीने मेरी टांगे बढ़ेगी, ये नहीं है, बल्कि वो जो है ना वो आर्डरली होती हैं, कि जितने बाजू बढ़ रहे हैं उतनी टांगे भी बढ़ रही हैं, जितना कद कद बढ़ रहा है, कद बढ़ने से बाकी जिसामत भी उतनी बढ़ रही है, यानी कद बढ़ रहा है और बाकी बाजू उतने ही है और बाकी सारी चीजें उतनी है, वो नहीं होता, यानी एक आर्डरली होता है। डेवलपमेंट अकर डिफरेंट रेट्स, और ये भी नहीं है, हाँ डिफरेंट रेट से मुराद ये है कि हाइट एक खास यही तक बढ़ेगी फिर रुक जाएगी, एक खास यही तक बढ़ेगी। तो और इसी तरह और जैसे जिस जिस रफ्तार से मेरी हाइट बढ़ रही है, क्या उस रफ्तार से मेरे नाखून भी बढ़ रहे हैं, क्या मेरे हाथ भी उस रफ्तार, तो ये एक डिफरेंट रेट होता है हाथ बढ़ने का, हर चीज के बढ़ने के खास होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो ड्रामेटिक वाला पहला ऑप्शन ठीक है। डेवलपमेंट को बहुत फोकस करें, ये साइकोलॉजी इस तरह के डेवलपमेंट के रिलेटेड सवाल पेपर में आते होते हैं। बिल्डिंग द एसोसिएशन ऑफ वर्ड विद चाइल्ड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी बच्चा जो है ना वो वर्ड्स के साथ एसोसिएशन पैदा कर रहा है, तो वो अल्फाज एसोसिएशन विद चाइल्ड एक्सपीरियंस,
बिल्डिंग द एसोसिएशन ऑफ वर्ड विद चाइल्ड, बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ उनके वर्ड्स के एसोसिएशन पैदा करना, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है, यानी वो अपने चाइल्ड एक्सपीरियंस में अल्फाज की एसोसिएशन पैदा कर रहा है, अल्फाज को समझ रहा है, ये उसका कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, वो अपना कंसेप्ट बना रहा है। एक बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान कुछ नया सीखता है, उसको लर्न करता है, अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर रहा है, उस चीज को समझ रहा है। अब रोजाना के बुनियाद पे मेरा बेटा जो इससे बड़ा है तलहा से, अब वो एक बात, बाबा आप क्या लेके आए हैं, मैं पोमीग्रेनेट लेके आया हूँ, बाबा इसको क्या करते हैं, अब वो 10 दफा, अब वो उसको एक, जब मैंने बताया ना कि ये कोई नई चीज नया नाम बताया है, वो उसको फिर बार बार करेगा, ये पोमीग्रेनेट है, फिर वो कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है, उस वर्ड को अपने लेके आ रहा है और जेहन में लेके आ रहा है, ये वाली चीज, इसका ये नाम, ये इसका कंसेप्ट है। मजीद इनकी मैंने डिटेल शामिल, जिनके मैसेज का आइकन होता है इनकी डिटेल मैंने दी होती है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेस्ट टूल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द डेफ विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी इज, कि जो डेफ हैं, जो लोग बहरे हैं, उनको वो मेन स्ट्रीम लोगों के साथ पढ़ते हैं, यानी कि आपके जो कॉलेज के अंदर मेन स्ट्रीम है उनके साथ वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कौन सी होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, जहां स्पेशल बच्चों के साथ भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाया जाए, उनको उन्हीं के साथ एडजस्ट किया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखा जाए, इनसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। टीचिंग स्टूडेंट्स टू मॉडिफाई एंड रेगुलेट देयर ओन लर्निंग, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के दौरान मैं खुद को भी रेगुलेट कर रहा हूँ। यानी अब ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाने के बाद 50 MCQ करने के बाद कम से कम मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये जो मैंने आज पढ़ाए हैं ये मुझे आते भी थे कि नहीं आते थे, यानी मेरी अपनी खुद, मेरी अपनी लर्निंग भी उसके अंदर आ रही है, अपनी लर्निंग भी साथ में हो रही है और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये होती है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, होता है खुद को। देखिए टीचिंग की बात आई है ना, तो टीचिंग होता है इंस्ट्रक्शन को भी कहते हैं, और खुद को भी मैं साथ में रेगुलेट कर रहा हूं, तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, द नल हाइपोथेसिस, इधर आप सोचें बताएं, मैं तब तक इसको अरेंज कर लूं। जी, नल हाइपोथेसिस इफ ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी वो पता है कि इन दोनों वेरिएबल के अंदर आपस के अंदर कोई उनका आपस में रिलेशन नहीं है। अब हमने एक्सेप्ट करके हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ आना था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया और हमने जो उसको ठीक मान लिया, यानी नल हाइपोथेसिस की बुनियाद पे एक काम है ही नहीं, आप उसकी बुनियाद पे एक लंबी रिसर्च कर लेते हैं, कितना बड़ा नुकसान करते हैं, तो टाइप 1 एरर होगा। ठीक है, अगर फेल टू रिजेक्ट होता, व्हेन इट इज फॉल्स की बात होती, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है तो टाइप 1 एरर है, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तो टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, और हम उसको फेल टू रिजेक्ट भी होता है। जी शुक्रिया। सेंसरी, ये क्या हो गया जी, 9 मिनट रहते हैं सिर्फ, और अभी तो हमने जो है ना वो, खैर 20 MCQ ही पढ़े हैं, 9 मिनट में 20 निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि ये 9 MCQ जो है ना ये इसमें 10 तो ऐसे हैं वो बड़े आसान है। आगे, सेंसरी थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू बर्थ एज कंपेयर टू अडल्टिज्म, जो छोटा बच्चा होता है सेंसरी, वो बच्चा ज्यादा सेंसिटिव होता है या कम सेंसिटिव होता है, वो कम सेंसिटिव होता है। वो कम सेंसिटिव से मुराद ये है कि एक चीज में वो सेंसिटिव होता है, वो होता है वॉइस के अंदर, यानी जरा सा भी शोर करेंगे ना तो बच्चा जाग जाएगा, ये इस मामले में सेंसिटिव है। लेकिन आप बच्चे को टच करते हैं तो बच्चा इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, बच्चा पुअर, अब बात हो रही है सेंसरी थ्रेशोल्ड, यानी इसमें सेंसेस गए, तो बच्चा वॉइस, ये याद रख लें, जब वो वॉइस में नॉइस में बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन वैसे आप उसको टच करते हैं, उसको उसमें बच्चा जो है ना वो थोड़ा कम सेंसिटिव, ठीक है, तो पुअर आएगा। बड़ा बंदा जो है ना वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये मैंने सारी लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। द पार्शियल टोटल लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच आर टू प्रोड्यूस, यानी एक बंदा पार्शियली या टोटल लॉस ऑफ एबिलिटी आप टू अंडरस्टैंड, ना वो बात को समझता है ना वो बात को समझा सकता है। ठीक है, ना मैं समझता हूँ, रिसेप्टिव होता है समझ ना सकना, और समझा ना सकता होता प्रोडक्टिव, ना वो समझ सकता है ना समझा सकता है। जी अब बताएं, ये अफेजिया होगा। ठीक है, ना वो बोल सकता है
ना अगले बंदे को, यानी कि उसको बता भी नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ना ना वो जो बात अगला कर रहा है ना उसको समझ सकता है। तो इसको हम अफेजिया कहते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ना अंडरस्टैंड कर सकता है स्पीच को, ना प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इन दोनों में से कोई और होता तो फिर हम उस सूरत के अंदर चले जाते, एक की तरफ जाते। अब हम दोनों अफेजिया ही आएंगे। आएगी समझ, बात की समझ आ गई है। कॉमन स्पीच प्रॉब्लम इज, जो जिन बच्चों को कॉमन स्पीच प्रॉब्लम होता है, कौन कौन सी होती है? आर्टिकुलेशन, कि वो जो बात कर रहे होते हैं उनको आर्टिकुलेट नहीं कर सकते कि पहले क्या कहना है, दूसरा क्या कहना है, तीसरा क्या कहना है। नफ्सटैलिटी, वो नाक से बोलना, ऐसे में कुछ कुछ लोग बोल बोल रहे होते हैं तो उनकी नाक में से आवाज निकल रही होती है, मतलब कुछ ऐसे आपके इलाके में कहीं होंगे। और इस तरह स्टटरिंग में खैर लड़खड़ाना शायद इस तरह कुछ है। तो ये जो है ना कॉमन स्पीच है, ये तीनों ही कॉमन स्पीच डिसऑर्डर है। शुजात हुसैन, अच्छा अच्छा वो मिट्टी पाव वाला, ठीक है। तो ये मैंने इसकी ना 2 स्लाइडें दे दी हैं। तो ये इसको आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट टू स्पीच रीड आर, सबसे मुश्किल इनमें कौन सी चीज होती है? वावल को साउंड करना ज्यादा मुश्किल होता है, पढ़ना, कॉन्सोनेंट को, वर्ड्स इन कंटेक्स्ट को, सेंटेंस को। तो मुश्किल जो होता है ये वावल होता है, ठीक है बच्चे जो। अब मैडम नाजिया ने बी कह दिया, लेकिन बहरहाल जो वावल्स की साउंड होती है ना, वावल में ये होता है, आप कहते हैं A E I O U, ठीक है, ये वावल है। वावल की आवाज की पहचान करना, वावल की आवाज को उस तरह निकालना, ये मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू स्पीच होता है, ठीक है। अगले बंदे को भी वावल की आवाज समझाना, तो वावल जो है ये स्पीच के अंदर ये ज्यादा इसको ये मुश्किल होता है बनिस्बत कॉन्सोनेंट की। बच्चा भी पहले जो है ना वो कॉन्सोनेंट सीखता है, पहले वावल सीखता है, फिर कॉन्सोनेंट की तरफ आता है। खैर बरन ये वावल है इसका आंसर, जो मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मिला है कि बच्चे को स्पीचिंग के अंदर जो अडरे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। विच साउंड आर इजियर टू लिप रीड, कौन सी साउंड है? ठीक है ठीक है, लगता है मैडम इफ़त रानी भी कहीं स्पेशल एजुकेशन की लग रही हैं। अच्छा जी, साउंड आर इजियर टू लिप रीड, जो है ना कौन से अब इन 4 लफ्जों में जरा देखें। लेबियल्स, डेंटल्स, वेलर्स, नसल, कौन सा इनमें से आपको आसान लगा है प्रोनाउंस करना? वाह माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, रहनुमाई की करते रहिएगा। अगले 2-3 दिनों के अंदर स्पेशल एजुकेशन कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो इनके अंदर लाइबल्स जो है वो ज्यादा इजी है, इजी टू स्पीच है। यहाँ पे हमें दांतों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, डेंटल्स, व्हीलर्स, ठीक है, मेस, नसल्स, नसल्स। अब ये थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं, तो लाइबल्स जो है वो थोड़े कदरे ज्यादा इजी टू स्पीक है, ठीक है। लेबियल्स, इस तरह बदल, ये मुझे ये मिला। अटरनेस ऑफ फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड, बच्चा किस एज के अंदर पहला मीनिंगफुल वर्ड यूज कर, एक अल्फाज बच्चा कहने के काबिल होता है, वो कौन सी एज होती है? जी ये तो सबका आना चाहिए, तो मैं पहले बात आपके साथ तज़किरा किया हुआ है। जी 12 मंथ के अंदर बच्चा पहला मीनिंगफुल वर्ड कहने के काबिल होता है, शुक्रिया। परी रिक्विजिट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में परी रिक्विजिट क्या है? कि बच्चे जिसने लैंग्वेज डेवलप करनी है वो अटेंशन करे, यानी जो बात सुनता है वही बोलता है। ये बात तो ठीक है ना, कि अटेंशन होगी तो ही आप बात, यानी अगर आप अगले बंदे की बात समझ नहीं सकते तो आप बात उस तवज्जो नहीं करते। और कहते हैं ना, जो जो बच्चे ना बहरे होते हैं ना वो गूंगे भी होते हैं, उन्होंने सुना नहीं होता और बोल भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंबल, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग, सारी सिचुएशन कैसी है। अब बंदे को पता ही ना हो कि मैं किस अंदाज में कहीं कहाँ पे क्या बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है। स्टार्ट लेड रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट द एज ऑफ, कौन सी एज है बच्चे की जिसमें वो यकदम रिएक्शन देता है? रिफ्लेक्स यानी यकदम उसके मसल इनवॉलेंट्री, यूं छोटा बच्चा है ना, आप उसके सामने जरा सा बोलते हैं वो यकदम ऐसे करता है, ऐसे होता है ना, यंग काम उठता है। यानी हम पास भी बैठे बच्चे के ना, पहले उसके सीने पे हाथ रखेंगे, फिर कोई बात करेंगे, क्योंकि बच्चे को वो सेंसिटिव होता है साउंड में, तो यकदम उसके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो ये 0 से पहला महीना जो होता है ना बच्चे का, वो इस मामले में बड़ा सेंसिटिव होता है, वो यकदम डरता है, ठीक है, दुनिया में आता है और दुनिया से खौफ खाता है। अच्छा, अ साउंड प्रेशर वेयर द साउंड बिकम्स एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर द, जहां पे साउंड जो है ना ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, तकलीफ देती है, कौन सी है जहां पे साउंड तकलीफ दे रही होती है? अटेंशन, अटेनुएशन रिफ्लेक्स, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड पेन, ऑल ऑफ द अबव। तो थ्रेशोल्ड पेन है, ठीक है, यानी 120 डेसिबल से जब वॉइस आपकी बढ़ेगी
तो उस वक्त जो है वो जो आवाज है वो आपके लिए तकलीफ दे बन जाएगी, वो आपको तकलीफ दे रही होगी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पेन इसको बोलते हैं, जब हमारे पास कोई आवाज हमें, जैसे होता है ना सम टाइम लोगों को, मैं ऐसे है ना, घसीटी सी होती है जैसे ना, कुछ लोगों को तकलीफ देती है, खास तरह की फ्रिक्वेंसी, कोई खास तरह की आवाज को तकलीफ देती है, तो थ्रेशोल्ड पेन बोलते हैं उसको। अच्छा जी, SRT आर यूजली मयड विद, SRT कहते हैं, ये दूसरा क्या था वो यार उसका, मैं इधर देख मतलब मैंने मेंशन किया हुआ है। स्पॉन्ड एक वर्ड लिस्ट है, जो हम ना जिन अल्फाज को जो है वो नहीं समझ सकते, कुछ ऐसा था। तो इसका ना, हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड, और इसका स्पॉन्ड एक वर्ड लिस्ट। मैंने इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, और मुझे आती होती कोई नहीं है कि कोई स्पेशल एजुकेशन वाला सवाल लगता है मुझे, ठीक है। तो बस ये मैसेज के अंदर देख लीजिएगा। अच्छा, ये यानी कि SRT एक टेस्ट है। स्पॉन्डी वर्ड आर यूज्ड इन दिस, वर्ड्स हैविंग टू, हाँ ये तो है, टू सिलेबल्स हो और थोड़े से फोकस जोर देते हैं, इस तरह कुछ था। अच्छा, व्हाट इज द ब्रीफ टाइटल्ड ऑफ लेटेस्ट UN कन्वेंशन अबाउट द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो स्टूडेंट डिसेबल हैं उनके मुतालिक जो है वो UN ने लास्ट क्या कहा था, ये वाला थर्ड वाला दिया था, ठीक है। ये CR ये था, यार इसको मैंने ना कहीं मेंशन किया था, शायद इधर होगा। जी है जी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये इसका स्टैंड फॉर CRPD, कन्वेंशन विद ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। क्रिटिसिज्म इज एन इम्पोर्टेंट इन, कहाँ पे होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर होता है। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में 9 सवाल करने हैं। रैंडम किस में होती है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर हमारे पास रैंडम होती है, ठीक है। ये सारे सवाल मेरे ख्याल पुराने ही हैं। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती है। कंट्रोल ग्रुप कहाँ पे होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। टेंटेटिव सोल्यूशन किसे बोलते हैं, हाइपोथेसिस को बोलते हैं, ठीक है। टेंटेटिव सोल्यूशन डेफिनेशन है ना, द इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रॉब्लम, तो नॉवल भी होना चाहिए, सिग्निफिकेंट रिसर्चेबल, सारा कुछ होना चाहिए। इसके ऊपर जो है ना, मुझे जिसने, आप तो क्लास ले रहे हैं, जिसने वीडियो सुननी है ना उसने मुझे गालियां देनी है। अच्छा, द मिनिमम क्रेडिट अवर, ये सवाल है MM, जो BS प्रोग्राम होते हैं ना, BS कर रहे होते हैं, इसके अंदर मिनिमम क्रेडिट अवर कितने पढ़े जाते हैं, यानी 4 सालों में कितने क्रेडिट अवर पढ़े जाते हैं, तो 130 क्रेडिट अवर पढ़े जाते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिए। हाँ, पुराने MCQs ही है, आसान से, ये नया था इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस विच स्टेट नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जहां कोई रिलेशनशिप ना हो तो नल हाइपोथेसिस है। द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन होता है, या एक बड़ा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं ना, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है, जिनसे डाटा लेना होता है, तो वो पॉपुलेशन होता है। जो सिलेक्ट करते हैं, जो वो शामिल होते हैं, उसे सैंपल बोलते हैं। तो होल पॉपुलेशन जो ग्रुप होता है ना, वो